एवरीवन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो सबसे पहले समझिए कि इसका मतलब क्या है। डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब होता है कि जो मेच्योर एंथर होगा उसकी रप्चरिंग होगी, मतलब इसमें जो एंथर की वॉल्स हैं वो रप्चर होंगी और पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। तो जो रप्चरिंग की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डेहिसेंसर ऑफ एंथर, मीन ब्रेकिंग ऑफ एंथर वॉल्स। ठीक है जी, एंथर वॉल्स का ब्रेक होना। तो इसमें क्या होगा कि एज मेच्योर एंथर ड्राइज अप, जैसे जैसे मेच्योर एंथर ड्राई होगा तो जो उसकी जो स्ट्राइल लेयर होगी, ठीक है जी, वो ब्रेक हो जाएगी। मैं फिलहाल यहाँ पर एक ही शो कर रहा हूँ। जो दोनों लोब्स हैं उसमें 4 पोलन सेक्स होंगे, सभी में ऐसे ही होगा कि ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर जो स्टेराइल लेयर होगी सबसे पहले ये ब्रेक ऑफ होगी। ठीक है जी, सारे पोलन ग्रेन्स एक सिंगल कैविटी में आ जाएंगे। देखिए कैसे कि मान लीजिए टैपिटम है, अब वाटर लॉस होने की वजह से जो ये टैपिटम है ये श्रेड हो जाएगी। जो सारे पोलन ग्रेन्स हैं वो एक सिंगल कैविटी में आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर शो किया है। ठीक है जी, टैपिटम खत्म हो चुकी है, पोलन ग्रेन सारे सिंगल कैविटी में आ चुके हैं। तो अब क्या होगा, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ठीक है जी, एंथर पूरा ड्राई हो चुका है, वाटर नहीं है, तो उस वजह से जो एंडोथीशियम लेयर होगी इट बिकम श्रिंक। ठीक है जी, वो क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाएगी एंड फाइनली इट बिकम रप्चर। ठीक है जी, तो ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर जो एंडोथीशियम लेयर होगी इट बिकम रप्चर। ठीक है जी, वो रप्चर हो जाएगी और जितने भी जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो सारे इस पॉइंट से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एंडोथीशियम और एपिडर्मिस दोनों ब्रेक हो चुके हैं। एक बार याद रखना, ये वाला जो एरिया होगा स्टोमियम, इसको हम मेंशन करते हैं, लास्ट भी हमने बात की थी, ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थिन एरिया होता है क्योंकि यहाँ पर मिडल लेयर्स नहीं होती। तो अब क्या है कि एंथर ड्राई हो चुका है, सिर्फ एपिडर्मिस और एंडोथीशियम थी, एंडोथीशियम भी जो सेल्स है उसके श्रिंक हो चुके हैं एंड फाइनली जो लेयर होगी वो रप्चर हो जाएगी और जो पोलन ग्रेन है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है जी, इस करके स्टोमियम को हम लाइन ऑफ डेहिसेंस भी कहते हैं कि वो लाइन जो ब्रेक होगी पोलन ग्रेन के रिलीजिंग के लिए। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक डेहिसेंस ऑफ एंथर। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की, जो पोलन ग्रेन रिलीज हुए हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, इसके पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं। जो पोलन ग्रेन होगा वो काफ़ी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, कॉमनली ग्लोबुलर इन आउटलाइन, डायमीटर इज 25 to 50 माइक्रोमीटर। सो जो इसकी कवरिंग होगी पोलन ग्रेन की दैट इज कॉल्ड स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म कंसिस्ट ऑफ 2 layers, outer exine and inner intine. It consists of two type of cells, one is vegetative cells and other is the generative cells. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। So it is the structure of pollen grain. Let us describe the structure. It is commonly globular in outline, globular in
outline, diameter is 25 to 50 माइक्रोमीटर इन, ठीक है जी, डायमीटर इसका 25 से 50 माइक्रोमीटर में होगा। वॉल और कवरिंग जिसकी होगी दैट इज कॉल्ड स्पोरोडम। जो कवरिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोडम। स्पोरोडम इज कंसिस्ट ऑफ 2 layers, one is exine and other is entine, ठीक है जी। 2 लेयर्स होंगी इसकी, एक्साइन एंड एंटाइन। जो एक्साइन है दैट इज आउटर लेयर एंड एंटाइन इज इनर लेयर। तो इतना आपको पहले पता लग गया। अब हम बात करेंगे उसकी लेबलिंग की। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक स्फेरिकल और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। ग्लोबुलर सारे ही ग्लोबुलर नहीं होते, अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी मिलती हैं, पर ज़्यादातर जो मिलती है वो कौन सी होगी, ग्लोबुलर। तो यहाँ पर जो आप ये ब्लू कलर की आउटर लाइनिंग देख रहे हैं, ये कौन सी लेयर होगी, इट इज़ एक्साइन, ठीक है जी। इनर टू द एक्साइन इज कॉल्ड इंटाइन, ठीक है। ये जो अंदर होगी ब्लैक कलर में जो शो हो रही है यहाँ पे, वो कौन सी होगी, इंटाइन, ठीक है जी। तो जैसे कि पहले भी बात हुई है, जो ये पॉलन ग्रेन होगा इसमें 2 तरह के सेल होंगे, लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल जनरेटिव सेल। तो ये जो आप ब्लैक कलर में शेड पोर्शन देख रहे हैं, ये कौन सा सेल होगा, वेजिटेटिव सेल। It is the nucleus of vegetative cell, that is tube nucleus, ठीक है जी। सो जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये कौन सा होगा, जनरेटिव सेल। तो जो सारा सेल कौन सा होगा, वेजिटेटिव, इसके साइटोप्लाज्म में कौन सा फ्लोट करेगा, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होगा वो लार्ज होगा साइज में, जो जनरेटिव होगा दैट इज स्मॉल इन साइज, ठीक है जी। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं कि जो इंटाइन लेयर है, इनर लेयर, वो तो कंटिन्यूस है, वह जो आउटर कवरिंग है एक्साइन, वो डिसकंटिन्यूस है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन गैप है, फिर यहाँ पर गैप है, फिर यहाँ पर गैप है। तो जो आउटर लेयर होगी वो डिसकंटिन्यूस होगी, मतलब गैप होगा। जो इनर लेयर होगी वो कंटिन्यूस होगी, ठीक है जी। तो जो जहाँ पर गैप होगा वहाँ पे जो इंटाइन होगी वो थोड़ी सी थिन होगी, जो थिन इंटाइन होगी, ठीक है जी। और जो पोर्शन वहाँ पर गैप है, उस गैप को हम क्या कहेंगे, स्पोरोडम। मीन्स वो पॉइंट जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होगी, वो पॉइंट जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जर्म पोर, ठीक है जी। तो जो ये वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहेंगे, जर्म पोर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है जर्म पोर, क्योंकि ये वो पॉइंट होगा जहाँ से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर ही जो इंटाइन है वो एक्सटेंड करेगी और जर्म पोर से बाहर आएगी। जो जर्म पोर का नंबर है मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंट है। तो मोनोकॉट में जो जर्म पोर होगा वो 1 होगा, एंड और जो डाइकॉट में जर्म पोर का नंबर होगा दैट इज़ 3, ठीक है जी। तो पहले हम जर्म पोर की बात कर लेते हैं। जो जर्म पोर का नंबर है, ठीक है जी, वो मोनोकॉट में 1 होगा और डाइकॉट में इट इज़ 3 इन नंबर, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि मोनोकॉट में सिर्फ एक जर्म पोर बनेगा और डाइकॉट में 3 जर्म पोर बनेंगे, तो दे आर 3 इन नंबर। इसके अलावा जो ये एक्साइन होगी,
इसकी भी अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। किसी प्लांट्स में जो स्मूथ होगी और किसी प्लांट्स में जो थोड़ी सी स्पाइनी होगी। जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि जो एक्साइन है, यहाँ पर मैंने स्मूथ नहीं बनाई, यहाँ पर मैंने स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाई हैं। सो इट मीन्स जो एक्साइन होगी ये किस तरह की स्ट्रक्चर्स होगी, इट इज़ स्पाइनी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो एक्साइन होगी वो किस तरह की स्ट्रक्चर होगी, स्पाइनी स्ट्रक्चर। तो फिलहाल ये आपको पता लग गया। तो अब हम बात करेंगे इनकी लेयर्स की कंपोजिशन की। तो जैसे कि हमने बात की है कि जो स्पोरोडर्म है वो दो से बनी होगी। जो स्पोरोडर्म है इट कंसिस्ट ऑफ 2 layers, one is exine and other is entine। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे एक्साइन की। तो जो एक्साइन होगी इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ fatty substances called sporopollen। तो जो लेयर है एक्साइन वो किससे बनी है, हाईली रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है क्योंकि इट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम एट हाई टेम्परेचर और एनी स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली। ठीक है जी, ये दुनिया का सिर्फ ऐसा कंपाउंड है स्पोरोपोलिनिन जिसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम्स या केमिकल आज तक डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है जी, स्पोरोपोलिनिन highly resistant to high temperature, strong acid और अल्कली। ठीक है जी, तो एक्साइन किससे बनी है, स्पोरोपोलिनिन से। फैटी सब्सटेंस होगा, ये किसी भी टेम्परेचर पे या कोई भी इसको एसिड और अल्कली डिग्रेड या इसको ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है जी, इट इज़ नॉट डिग्रेडेड बाय स्पोरोपोलिनिन इज नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम। ठीक है, दुनिया के कोई भी एंजाइम आज तक डिस्कवर नहीं हुआ जो इसको डिग्रेड कर सके। ठीक है जी, तो एक्साइन का आपको क्लियर हो गया। इट इज़ मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंस स्पोरोपोलिनिन और इस पर किसी भी केमिकल का, एंजाइम्स का, टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। इसी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एज अ माइक्रो फॉसिल्स भी हम लोग को मिलते हैं। मतलब कि बहुत साल पहले के जो फॉसिल्स थे वो आज तक डिग्रेड नहीं हुए, हम लोग को एज अ फॉसिल्स फॉर्म में भी पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इन पे स्पोरोपोलिनिन की लेयर प्रेजेंट थी जिसके कारण ये कभी डिग्रेडेड हुए ही नहीं। तो इसकी वजह से जो स्पोरोपोलिनिन है दे आर आल्सो प्रिजर्व्ड एज अ माइक्रो फॉसिल्स ड्यू टू sporopollenin, pollen grains also preserved as micro fossils। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो एक्साइन है
ये स्पाइनी भी हो सकती है और स्मूथ भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे किस में स्पाइनी होगी और किस में स्मूथ होगी और उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाइन की, जो कि स्मूथ फॉर्म में होगी। ठीक है, जो स्मूथ एग्जाइन है, इट इज स्मूथ इन wind pollinated flowers, स्मूथ एग्जाइन किसमें मिलेगी, जो प्लांट्स में या फ्लावर्स में पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है उनमें पॉलन ग्रेन्स किस तरह होगी, स्मूथ होगी। ठीक है जी, इट इज स्पाइनी as well as covered by yellowish viscous sticky and oily layer called pollen किट। तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड है पॉलन किट। तो क्या होगा, जो तो प्लांट्स विंड पॉलिनेटेड होंगे, इनमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो जाएगी, उनकी जो एग्जाइन है वो स्मूथ होगी। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे, ठीक है जी, तो उसमें जो एग्जाइन होगी वो स्पाइनी होगी। साथ ही साथ उसमें एक कवरिंग और होगी, थिन कवरिंग होगी, दैट इज पॉलन किट। ठीक है जी, वो किस तरह की कवरिंग है, येलिश विस्कस स्टिकी एंड ऑयली लेयर होगी, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलन किट। तो पॉलन किट इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड कैरोटीनॉइड्स। जो पॉलन किट है वो किससे बनी होगी, लिपिड्स एंड कैरोटीनॉइड्स से। तो जो स्पाइनी वाली एग्जाइन है ये किसमें मिलेगी आपको, इट इज फाउंड इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है जी, तो जो स्मूथ है ये किस में मिलेगी आपको, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, और जो स्पाइनी होगी ये किस में मिलेगी आपको, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। तो जो स्पाइनी है वो स्पाइनी होने के साथ साथ उसके ऊपर एक हल्की सी कवरिंग और भी है, दैट इज पॉलन किट। ठीक है जी, उस लेयर को क्या नाम दिया गया है, पॉलन किट, और वो किससे बनी हुई है, लिपिड्स एंड कैरोटीनॉइड्स से। तो ये आपको सारा क्लियर हो गया, ये थी हमारी पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। दो लेयर्स होंगी, इंटाइन एंड एक्साइन। कहीं कहीं पे जो एक्साइन है वो एब्सेंट होगी, तो वहाँ पे इंटाइन थिन होगी, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, जर्म पोर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जर्मिनल फुरो। जो जर्म पोर है उसको जर्मिनल फुरो भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड जर्मिनल फूल। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। दो सेल्स होंगे, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। वैक्यूल्स है, ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, जो स्पाइनी भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है, उसकी बात भी हमने कर ली। तो ये थी हमारी सारी पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अब पॉलन वायबिलिटी। तो सबसे पहले पॉलन वायबिलिटी का मीनिंग समझिए। वायबिलिटी का मीनिंग होता है एक्टिव। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही पॉलन ग्रेन मैच्योर एंथर से रिलीज होगा, उसकी पॉलिनेशन होगी, तो आफ्टर रिलीज फ्रॉम द एंथर उसके पास एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जिसमें कि वो एबल होगा जर्मिनेट करने के।
ठीक है जी, कि मतलब एक फिक्स टाइम, एक लिमिटेड टाइम होता है हर पॉलन ग्रेन के पास, कि अगर वो उतने टाइम में जर्मिनेट कर गया या फर्टिलाइज कर गया तो ठीक है, अदरवाइज इट बिकम डेड। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इट इज़ द टाइम पीरियड, इट इज़ द टाइम पीरियड of pollen grain to retain its ability to germinate, कि कितना टाइम वो अपने आप को एबल रख पाता है जर्मिनेट करने के लिए। अगर उतने टाइम में वो फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, अदरवाइज पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। जो पॉलन वायबिलिटी का टाइम है वो हर स्पीशीज़ में डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे कि पॉलन वायबिलिटी इट इज़ 30 मिनट्स इन राइस एंड वीट। तो जैसे ही राइस की और वीट में बात करें कि जैसे ही पॉलन ग्रेन रिलीज़ होगा विद इन 30 मिनट्स उसको जर्मिनेट होना पड़ेगा, उसके बाद जो उसकी वायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इन सम अदर प्लांट्स pollen viability is long, even for months। तो किसी किसी जे प्लांट्स में या स्पीशीज़ में इसका जो वायबिलिटी पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग भी हो जाता है, ये कई महीने या कई सालों तक भी जा सकता है। जैसे कि हम बात करें लेग्यूमिनेसा फैमिली, रोजेशिया फैमिली, सोलिनेशी फैमिली, तो इन फैमिलीज़ में जो इन फैमिलीज़ के प्लांट्स होंगे उनमें जो पॉलन वायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होगी। ठीक है जी। इसके अलावा हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं, और जब हम स्टोर करेंगे तो उस दौरान जो इसकी वायबिलिटी है वो भी ख़त्म नहीं होगी, वो अरेस्ट हो जाएगी। जब उसको आप दोबारा जर्मिनेट करवाओगे तो इट बिकम अगेन जर्मिनेट, ठीक है, तो वो दोबारा जर्मिनेट कर जाएगा। तो पॉलन ग्रेन्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर आल्सो pollen grains are also stored in liquid nitrogen। तो इसको हम किस में स्टोर करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में। जो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, -196 डिग्री सेल्सियस। तो इतने कम टेम्परेचर में हम उनको स्टोर करते हैं, मतलब फ्रीज़ कर देते हैं कि इनकी जो वायबिलिटी है वो अरेस्ट हो जाए, और इन फ्यूचर जब भी हमने यूज़ करना हो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो कोई रेयर प्लांट है जो एक्सटिंक्ट हो गया, उसके पॉलन ग्रेन हम इसी तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है जी। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए खास सेटअप की और लैब्स की ज़रूरत होती है। जो नॉर्मली हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं उनके लिए जो सेटअप्स या बैंक्स बने होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, पॉलन बैंक्स। जैसे सीड बैंक होगा वैसे ही पॉलन बैंक्स होंगे जहाँ पर हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारा पॉलन वायबिलिटी का टॉपिक। इसके आगे हम करेंगे अब पॉलन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन प्रोडक्ट्स। तो पॉलन प्रोडक्ट्स में क्या है कि वी also use the pollen grains for various purposes like natural cares, in cosmetics और as a food supplement। तो जो pollen grains को नॉर्मली जो बीज होती है मधुमक्खियाँ वो कलेक्ट करेंगी उसको हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। सो pollen grains
pollen grains, especially collected by bees, are used for various purposes like natural cares, cosmetics, or as food supplement. माना जाता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये रिच होते हैं न्यूट्रिशन में, तो इनको हम हेल्थ के वाइज भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट pollen grains are rich in nutrients. और न्यूट्रिशन, ठीक है जी. तो जी न्यूट्रिशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होगा. दे आर taken as tablets or syrups to increase performance of athlete and improve health. तो परफॉर्मेंस को इंक्रीज जो एनहांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यूज़ होता है इनका, और हेल्थ भी इनसे काफ़ी ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है जी. ये तो थे इसके यूजेस. ठीक है कि पॉलन प्रोडक्ट्स को, जब पॉलन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. और अब हम बात करेंगे पॉलन के साइड इफ़ेक्ट्स की. दे आर आल्सो कॉज एलर्जी और सम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन एलर्जी. तो पॉलन एलर्जी में क्या होगा कि कुछ पॉलन ग्रेन्स इस तरह के होंगे जो हमें स्किन रिएक्शंस कर सकते हैं, जो स्किन एलर्जी कर सकते हैं. ये विंड में ही फ्लोट करेंगे क्योंकि जब एंथर से रिलीज होंगे तो इन्वायरमेंट में आएंगे, तो बाय रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर करेंगे एंड दे कॉज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जैसे अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया. इस तरह की डिजीज हमको हो सकती है. पॉलन ग्रेन्स also cause skin allergy or some respiratory disorders. They float in environment when we inhale air or by breathing. They enter in our respiratory tract and cause
respiratory disease or disorders, like rhinitis, it is also called hay fever, bronchitis, it is bronchial allergy, bronchial allergy, asthma, it is a common disorders, सेट। ठीक है जी। तो काफ़ी तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं जो पॉलन ग्रेन्स कर सकते हैं। स्किन एलर्जी होगी, एलर्जिक रिएक्शंस होगी, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गई या डिजीज़ होगी। ठीक है जी। तो ध्यान रखना है कि ये यूज़फुल भी हैं और ये हार्मफुल भी हैं। ठीक है जी। तो इसमें आपने जो एग्जांपल करनी है दैट इज़ कैरेट ग्रास, इट कॉज स्किन एलर्जी, carrot grass, it is also called parthenia। ठीक है जी। स्किन एलर्जी भी कॉज करेगा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी करेगा। ठीक है जी। तो ये था हमारा पॉलन एलर्जी। तो इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि जो मेल गेमेटोफाइट बन चुका है वो फ़िलहाल अभी इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट है, अभी उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी ताकि वो 3 सेल स्टेज में चेंज हो सके। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन मिलती है, तो अभी तो 2 सेल ही हैं, एक वेजिटेटिव है और एक जेनेटिव है। तो इसके बाद क्या होगा कि इसकी अभी फर्दर डेवलपमेंट होगी मेच्योर मेल गेमेटोफाइट की। ये 3 सेल स्ट्रक्चर में चेंज होगा जिसमें वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गेमीट्स होंगे। तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आप एक बार रिव्यू कर लेना। थैंक यू, गुड बाय।